अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का पहला व्लॉग 21 दिसंबर और बारोज़ इतवार। जिन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करनी है साहिबो, वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था और ख़ास कर तहरीक इंसाफ को और सोहेल अफरीदी को इंतज़ार था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज उसका आखिरी दिन, दूसरा दिन, उसमें क्या बातें हुई। फील्ड मार्शल साहब ने एक बयान दिया है, उसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है और जो इनका बयान है उसके अंदर क्या चीज़ें कही गई। जेल के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई इमरान खान साहब की बहनों के साथ जब जब मुलाकात होती रही। उस ऑडियो से डर कौन गया है और इनको क्या समझ आई। पॉडकास्ट में कैसी ड्रामेबाजी की गई साहिबो, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जो आपके सामने रखेंगे। और किस तरह से कौम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का रिमाइंडर के लूटन के अंदर आज 21 तारीख शाम को 6 से 9 बजे एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से बात की जाएगी, जिसमें इमरान रियाज खान और दीगर कम्युनिटी के लोग, साबर शाकर और यकीनन शहजाद अकबर समेत सारे लोग शामिल होंगे। आप भी उसमें ज़रूर आइए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक सवाल पूछते थे, अपनी क़यादत से पूछा करते थे। वो कह रहे थे कि 180 सीटें थीं, बदल गई फॉर्म 47 में 45 के बजाय, नहीं हुकूमत बन सकी। हमने आपको इंतखाबी निशान पीटीआई का बल्ला ना होने के बावजूद, आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद, खान के जेल में होने के बावजूद, कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद हमने आपको वोट दिया था। और बताइए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपने क्या किया। ये सवाल अली अमीन गंडापुर हूँ, सोहेल अफरीदी अब हूँ, या बैरिस्टर गौर हूँ, या सलमान अकरम राजा हूँ, जो भी क़यादत हो, MPA हूँ, MNA हूँ, उन सब से कारकुन पूछते थे कि बताइए आप कब बाहर निकलेंगे। आखिरकार ये हुआ कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि आप स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसका आगाज़ कीजिए। ये बड़ी अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कीजिए, और जिसका आगाज़ गुज़श्ता रोज़ से हो गया। और आज सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े ठहराव के साथ, पुरअमन तरीके से, और दिगर लोगों ने भी उसके अंदर जो है वो कौमी कॉन्फ्रेंस में बातचीत की है। और गुज़श्ता रोज़ भी जो बातें हुई बड़ी मनी खेज़ थी। आज भी जो कुछ हुआ वो बड़ा मनी खेज़ है। और अब देखना ये है कि जो खान साहब के केस में तोशा खाना 2 में जब सज़ा सुनाने के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर जब वहाँ पे गए, तो उनके ज़रिए जो बयान आया, इसके बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी, एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ होगा और दूसरी जानिब कौमी कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी हो जाएगा। आज ना हुआ तो कल हो जाएगा। अब ये दोनों बातें अगर हम सामने रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करने का इमरान खान साहब ने कह दिया है, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब क्या कौमी कॉन्फ्रेंस का अलामिया ये आएगा कि हमने ये तय किया है कि हम जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे और मफाहमती सियासत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मफाहमती सियासत करने का कोई भी जवाज़ और हालात मौजूद नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ खान साहब ने कह दिया, आप कीजिए। उसके बाद यकीनन लॉन्ग मार्च होगा। क्या मुफाहमती और मुज़ाहमती सियासत दोनों तरीके इंसाफ को करनी पड़ेगी? हाँ, यही वो अमल है जिसके ज़रिए आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। और वहाँ पे मज़हर बरला साहब ने तकरीर की तो वो कहते हैं, किसके सामने आप नारे लगा रहे हैं कि रिहा करो? कम ज़र्फ दुश्मन के सामने नारा लगा रहे हैं। इनसे सिर्फ लड़ा जा सकता है, इनसे बात नहीं हो सकती। बात होने वाली होती तो ये 77 सालों से ये जो खलवाड़ हो रहा है, जो मुल्क के अंदर चीज़ें हो रही हैं, ये तो कभी भी ना होती। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, कौमी कॉन्फ्रेंस का अलामिया यही आएगा कि खान साहब ने जो बात कह दी है कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करो, वो मूवमेंट का आगाज़ हो चुका। इसी का मोमेंटम बनाएंगे और एंड ऑफ द डे एहतजाज करना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें जो हैं प्रेशर डाल के अपने हिस्से का काम लिया जाएगा। बासुरो दिगर आप देख लीजिए, सज़ाओं पे सज़ाएं हो रही हैं। और मैं फिर से मेंशन करूँगा कि इतनी सज़ाएं हो चुकी हैं, इतना अरसा तो शायद लोग ज़िंदा भी ना रह सकें। तो लिहाजा ताकतवर रियासत जो है वो अपने हिस्से का काम कर रही है, ड्रामेबाजियाँ कर रही है, इमोशनल बयानात दिए जा रहे हैं। और आप देखें कि सोहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा। और फिर मैं दीगर जो अहम खबरें हैं उसके ऊपर आता हूँ। इसके अलावा भी बड़ी अहम चीज़ें हैं।
اس کو بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں، چونکہ ابصار عالم صاحب نے کچھ خبریں دی ہیں. کہتے ہیں کہ ڈی جی سی فیصل نصیر اگلے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے سب سے مضبوط امیدوار ہیں اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سب سے بااعتماد ساتھی ہیں. ابصار عالم صاحب، کسی بھی ملک کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے ناموں کو، ان کی چیزوں کو تو سیغہ راز میں رکھنا چاہیے. یہاں ابھی کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بنا نہیں تو پہلے سے یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں. آگے کہتے ہیں کہ بڑا دعویٰ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سی ڈی ایف بنانے کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے دوران مسلم لیگ نون کی قیادت نے ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی، پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، پھر امریکہ میں پاکستانی سفیر لگوانے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے انکار ملا. اب ابصار عالم صاحب اس وقت بھی یہ خبریں دے رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہوئی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 20 منٹ کی بند کمرے میں ملاقات ہوئی اور زبردستی نوٹیفیکیشن کروایا گیا. تو تاحال یہ جو خبریں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں. سہیل افریدی صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے 3 خبریں ہیں جن کے اوپر ہم نے تجزیہ پیش کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا نیشنل کانفرنس میں دوسرے روز کا خطاب، اور آئے روز پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. سہیل افریدی کے مطابق کہتے ہیں، ارے بے وقوفو، وہ سیکیورٹی رسک نہیں، آپ کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، اس کو سمجھو. جب ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ کیا تو جن کو امن پسند نہیں انہوں نے پی ٹی ایم کے لوگ اٹھا لیے. میں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ زمینی حقائق سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور آج 78 سال میں پشاور یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ ان کی بے وقوفی کی وجہ سے اداروں کے خلاف نعرے لگ گئے ہیں. اب یونیورسٹیز کے اندر نعرے لگنا شروع ہو چکے ہیں. لنڈن میں بند کمروں میں بیٹھ کر رجیم چینج کا فیصلہ کریں گے تو معیشت اور صوبوں کا حال یہی ہوگا جو آج ہے، اور اوپر وہ لوگ بٹھا دیے ہیں جو خیبر پختونخوا سے مسلسل امتیازی سلوک کر رہے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کے لیے ایئر فورس اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ تک بلاک ہے. 78 سالوں میں ان کے ہر فیصلے کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ہم نے امن جرگہ کر کے ان کو تجاویز دی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت، پارلیمنٹ اور قومی مشیران کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے. اب ایک طرف اس طرح کے حالات ہیں اور دوسری جانب صاحب آپ دیکھیں کہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں، میں دعوے اور فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے محفوظ اگر کوئی صوبہ ہے تو وہ پنجاب ہے. پنجاب میں اگر سب سے زیادہ کوئی محفوظ ہے تو وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں. وہ رات کو بے شک 2 بجے بھی گھومے پھریں، انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اسی ملک کے اندر 7 سال کی بچی کے ساتھ زنا کیا گیا. یہاں انسان کم اور بھیڑیے زیادہ ہیں. آپ بچیوں کو، پہلی تو بات ہے 9 بجے کے بعد باہر جانا نہیں چاہیے. اگر جائیں تو آپ کہتے ہیں 2 بجے تک محفوظ ہیں، جہاں مرضی چلی جائیں. یہ جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ برطانیہ کے اندر جو غیر مسلم ہے نا، یہاں سڑک کے اوپر آدھی ٹانگیں ننگی رکھ کے اگر کوئی لڑکی یہاں لنڈن سے اسکاٹ لینڈ چلی جائے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے اس کو چھو بھی سکے. تو جب ملک کے اندر آئین، قانون، انصاف نہیں ہے تو وہاں پہ جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اسے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، جو کہ انصاف ہے نہیں ہے. تو یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آپ فخر کر سکتے ہیں، جہاں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، جہاں انصاف ہو. لوگ کیوں برا کام نہیں کرتے؟ ہمیں تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کہتا ہے. ہمیں خوف خدا ہے تو اس لیے ہم برا کام نہیں کریں گے. لیکن انگلینڈ کے اندر اس لیے برا کام لوگ زیادہ تر نہیں کرتے چونکہ یہاں قانون ہے، ان کو پتہ ہے کوئی سفارش نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس وجہ سے پاسداری ہے اور لوگ محفوظ ہیں. تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ خدا را لوگوں کو بیوقوف مت بنائیے. پنجاب اتنا محفوظ نہیں ہے. ہاں، مریم صاحبہ کو ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا، جو انہوں نے پنجاب ستھرا پنجاب کا جو پروجیکٹ شروع کیا، اس کی وجہ سے یہ گند صاف ہو جائے اور چیزیں بہتر ہو جائیں تو یقیناً صفائی نصف ایمان ہے. اس بات کو میں کریڈٹ دوں گا. باقی یہ کہنا کہ دعوے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ بیٹیاں بڑی محفوظ ہیں اور رات کو جہاں مرضی جائیں، نہیں، یہ بات بالکل کسی صورت درست نہیں ہے. دوسرا ڈرامہ دیکھیے گا صاحبو، یہ ہیں محترمہ شہر بانو نقوی صاحبہ. انہوں نے کیا کیا، یہ پیچھے آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایس ایچ او کی کال آ رہی ہے، کہتی ہیں جی خرم. ایس ایچ او کہتا ہے مرڈر ہو گیا ہے، بندہ پکڑ لیا ہے. یعنی کہ جس نے مرڈر کیا بندہ پکڑ لیا ہے. اسی فون کال میں بتا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے مرڈر ہوا ہے، بندہ بھی پکڑا گیا. نہ ایف آئی آر کروانی پڑی، نہ پیٹرول کے پیسے دینے پڑے، نہ رشوت دینی پڑی. بندہ مرا، موقع پہ مارنے والا قاتل بھی گرفتار. اچھا، کہتی ہیں میں آ رہی ہوں
पंजाब पुलिस की काबिल अफसर शहर बानो नकवी की फर्ज शनासी की आला मिसाल। अच्छा, पॉडकास्ट के दौरान एसएचओ का फोन आ गया कि कत्ल हो गया, जिस पर शहर बानो नकवी पॉडकास्ट छोड़कर चली गई और एंकर से कहा कि वो इंतजार करें, वो दोबारा से वापस आ रही हैं और फर्ज की अदायगी के बाद कुछ देर के बाद वापस भी आ गई, 1 घंटे बाद। पहली तो बात है, हम खुद भी पॉडकास्ट करते हैं, उसमें फ़ोन जो है वो साइलेंट होते हैं। फिर एसएचओ ने कॉल की और एसएसपी हैं ये, यकीनन ये एसपी हैं, वो चली गई और सारा कुछ हुआ। मुझे बताइए, क्या आप इस बात से इत्फाक करते हैं? क्या वो कातिल का नाम बता सकते हैं? क्या उसकी तस्वीर और वीडियो सामने आ सकती है? जो मकतूल है, जो मारा गया, क्या उसके बारे में बता सकते हैं? ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, क्या कभी सामने आएगा? साहिब, वो जो कपड़े जिस्म के ऊपर पहन के अरबी जिसके ऊपर लिखी थी या जो भी लिखा था, वो जो बगाड़ था, फिर ऑपरेशन किया गया, उसको शहर बानो नकवी ने जाके ऑपरेशन करके गिरफ्तार कर लिया गया, सब वो ड्रामाबाजी थी। ये भी एक ड्रामाबाजी है कि पॉडकास्ट में इतनी फ़र्ज शनास अफीसरा हैं कि फ़र्ज शनासी की ऐसी मिसाल कायम की है कि पॉडकास्ट छोड़ के भी चली गई हैं। माज़रत के साथ किसको पागल बना रहे हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वहीं पे आगे चल के देखिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की फील्ड मार्शल साहब ने, मैं उनकी सारी बात आपके सामने रखता हूँ। एक नुक्ता ये है जी कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये आज़ाद डिजिटल वाले चला रहे हैं, आज़ाद डिजिटल, कश्मीर डिजिटल, पख्तून डिजिटल, इनकी खबरों के ऊपर आपने कभी तवज्जो नहीं देनी। ये हमारी नसीहत नहीं, वसीयत है आपको। कहते हैं इल्म और कलम को छोड़ने वाली कौमें तारीख में मिट जाती हैं। फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। इल्म और कलम को छोड़ने वाली, मेरे हाथ में कलम है, क्या मुझे तो है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इजाज़त है, मैं बात कर सकता हूँ। क्या पाकिस्तान के अंदर हामिद मीर अपनी मर्जी से लाइव शो कर सकते हैं? क्या वो अपने कलम से सारा सच लिख सकते हैं? क्या पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद है? क्या जज कलम से अपने फैसले लिख सकते हैं? क्या जो असेंबली पार्लियामेंट है, क्या वो लोग अपने कलम से कुछ फैसले कर सकते हैं? क्या 26वीं और आईनी तरमीम के अंदर सही कलम का इस्तेमाल किया गया? क्या कलम का इस्तेमाल करके किसी को इस्तिस्ना देना जो है वो कलम का सही इस्तेमाल है? क्या इल्म जो है पाकिस्तान के अंदर, हमारे 40% बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, स्कूलों के अंदर कुर्सियाँ और टॉयलेटें तक के हालात नहीं हैं, और तालीम के अंदर यकसान निसाब नहीं है। आप कहते हैं कि जो कौम इल्म और कलम को छोड़ने वाली कौमें जो हैं वो मिट जाया करती हैं, तो हम तो लोगों को अनपढ़ और जाहिल रखना चाह रहे हैं। आपकी बात जो है उसको सामने रखें तो उसकी जो असल हकीकत है वो इन चीज़ों के बरक्स है। ना मीडिया आज़ाद, ना अदली आज़ाद, ना सियासतदान आज़ाद, ना जमहूरियत आज़ाद, ना आइन आज़ाद। इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी आज़ाद नहीं है, तो फिर कौम तो मिट चुकी ना पहले से। हम तो कौम है ही नहीं है, हम तो हजूम बन गए हैं। तो लिहाजा उन्होंने थोड़ा सा मजहबी और इस्लामी टच भी दिया है। मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। ये जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनका हकीकतों से कोई तल्लक नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था और जैसे कैसे बन गया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मजहबी टच दे के ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से महाफजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। रियासत तोयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा तल्लुक और ममासलत है। रियासत तोयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तोयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। फील्ड मार्शल, दोनों रियासतों में ममासलत की वजह यह है कि रब कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। और किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। दुरुस्त है, ये रियासत ही जहाद का हुक्म देती है। आप कब देंगे? कश्मीर के लिए जहाद का हुक्म कब देंगे? बुराई के खिलाफ जहाद का हुक्म कब देंगे? तो रियासत जब जहाद का हुक्म ना दे तो बाकी अवाम को जब नज़र आ जाए कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो जहाद तो खुद करेंगे। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दों के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, समझ आ गई। फितनतुल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़ब हाली का शिकार हुई। बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन अमल करने की अशद ज़रूरत है। तो साहिबो, ये आज का एपिसोड था। अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।